वेलकम टू योर चैनल ओनली टारगेटेड चैनल में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया है और ये पार्ट 2 होगा और ये लास्ट पार्ट 2 जिसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा आज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो बेरुवाड़ी विवाद क्या था तथा इसमें रेड क्लिफ की क्या भूमिका थी। ठीक है, बेरुवाड़ी जो विवाद था उसमें रेड क्लिफ की क्या भूमिका थी और बेरुवाड़ी का जो विवाद था वो क्या था, ये चीज हम देखेंगे। और दूसरा चीज हम देखेंगे कि क्या भारत की संसद कोई भी राज्य को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। क्या भारत की संसद के पास यह इतना अधिकार होता है कि वह किसी भी राज्य को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। और तीसरा चीज हम देखेंगे कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान बोलता है कि ये हमारा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन क्या होता है तथा भारत नए राज्यों का गठन किस आधार पर करता है। ठीक है, राज्यों का जो पुनर्गठन होता है वो क्या होता है और तथा भारत जो है नए राज्यों का गठन किस आधार पे करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पोटी श्री रामालू ने आम्र अनशन क्यों किया था। क्या उनकी आम्र अनशन सफल हो पाई। पोटी श्री रामालू ने आम्र अनशन आखिर में क्यों किया, आम्र अनशन करने की उनको क्या जरूरत पड़ गई और वो जो आम्र अनशन किए थे वो क्या सफल हो पाई, उनका जो क्या उनको सफलता मिल पाई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा गठित हुआ था। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा गठित हुआ था, कौन सा राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग क्या था तथा इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। ठीक है, फजल अली आयोग क्या था तथा इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होते हैं, ये सब चीज हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, भाषा के केवल भाषा के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ये सारा चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र का ये लास्ट वीडियो होगा। फिर से कल हम एक नए टॉपिक और नागरिकता के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप आराम से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि बेरुवाड़ी का विवाद। बेरुवाड़ी में आखिर में कौन सा विवाद हुआ था और क्या बेरुवाड़ी का विवाद क्या था और किसके कारण हुआ था और किन्होंने इस विवाद को लेकर क्या क्या मतभेद दिया, क्या क्या बोला, सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, बेरुवाड़ी क्षेत्र जो है यह वह क्षेत्र था जो भारत के विभाजन के फलस्वरूप भारत को प्राप्त हुआ था। मतलब बेरुवाड़ी का जो क्षेत्र हुआ था वह क्षेत्र था जो भारत के विभाजन के फलस्वरूप भारत को प्राप्त हुआ था। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो बेरुवाड़ी का जो क्षेत्र था वो इसको भारत के विभाजन के फलस्वरूप इसको भारत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, किंतु भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करने वाले रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करने वाले कौन थे, रेड क्लिफ। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण किसने किया था, तो आप याद रखिएगा कि रेड क्लिफ ने किया था। किंतु भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करने वाले रेड क्लिफ, ठीक है, इसे भारतीय मानचित्र में प्रदर्शित करना भूल गए थे। यानी कि ये जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन कर रहे थे तो बेरुवाड़ी का जो क्षेत्र था इसे भारतीय मानचित्र में करना भूल गए थे। ठीक है, इसका कारण क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अपना दबाव प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ठीक है,
दबाव प्रस्तुत करना शुरू कर दिए, यानी कि पाकिस्तान बोलने लगा कि ये क्षेत्र जो है वो हमारा है। ठीक है, विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में एक संधि हुई। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1958 में एक संधि हुई। ठीक है, जिसके तहत इस क्षेत्र को आधा आधा बांट लिया गया। जिसके तहत क्या हुआ, इस क्षेत्र को आधा आधा बांट लिया गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इस संधि के विषय में सलाह मांगी गई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी गई। ठीक है, और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1960 में यह निर्णय दिया गया, ठीक है, कि भारतीय संसद किसी राज्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। ठीक है, किंतु भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय का मानना था। उन्होंने आदेश दिया कि भारत के किसी भी क्षेत्र को भारत के संसद मिला सकती है, किसी अन्य क्षेत्र को अपने भारत में मिला सकती है, लेकिन अपने जो क्षेत्र है उसको किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकती है। ऐसा करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित आवश्यक है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित करना आवश्यक है। ठीक है, परिणाम स्वरूप 9वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इसके क्या हुआ, 9वां संविधान संशोधन हुआ और भारत और पाकिस्तान के मध्य बेरुबाड़ी क्षेत्र का क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, इस तरह से बेरुबाड़ी क्षेत्र का विभाजन हुआ। इसमें दोस्तों आप देखें कि बेरुबाड़ी का क्षेत्र था जिसको क्यों बांटा गया, रेड क्लिफ ने क्या गलती की, उसको भारतीय मानचित्र में दर्शाना भूल गया। इसके वजह से वो क्या हुआ कि पाकिस्तान बोलने लगा कि ये मेरा क्षेत्र है। तो फिर ये बात सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया संसद से कि संसद किसी भी क्षेत्र को क्या करती है, भारत में मिला सकती है, लेकिन भारत को ये अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि संसद किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है। अगर इसको देना है तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत संशोधित करना होगा और तब जाके उसको देना होगा। इतना चीज आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, अब देना होगा। ठीक है, तो फिर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, अब ये चीज हम देख लेते हैं। दोस्तों मैं लिख के इसलिए आपको बताता हूं ताकि मैं जो बात बता रहा हूं वो चीज आप भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं लिख इसलिए देता हूं ताकि आपके पास एक नोट्स हो, और नोट्स रहेगा तो इससे आप भी लिख सकोगे, और आप भी लिख सको तो भविष्य में कभी भी इसको रिवीजन करोगे तो याद आ जाएगा कि तुमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। भारत में प्रारंभ से ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। ठीक है, भारत में प्रारंभ से शुरू से ही राज्यों के आधार पर अपनी भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठने लगी। ठीक है, और 1948 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। आप सोचकर और समझकर खोज के बताइएगा। इस समिति का नाम मैंने यहाँ पर जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि आप इसको सर्च करेंगे कि 1948 में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। वो कौन सा समिति था, इसको आपको सर्च करके बताना है। ठीक है, जिसका अध्यक्ष एस.के. धर थे। ठीक है, समिति ने दिसंबर 1948 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, जिसमें समिति ने यह स्पष्ट किया, ठीक है, जिसमें समिति ने क्या स्पष्ट किया, ठीक है, कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसमें समिति ने यह बोला कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। किंतु दक्षिण भारत में
क्या हुआ था कि लगातार यह मांग उठ रही थी, दक्षिण भारत में क्या मांग उठ रही थी कि मद्रास प्रांत का विभाजन, मद्रास में एगो जो प्रांत था उसका विभाजन, मद्रास प्रांत का विभाजन करके तेलुगु बोलने वालों के लिए, ठीक है, तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाया जाए। वहां पे मांग उठने लगी कि मद्रास प्रांत के लिए तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। इस हेतु राज्य देने के लिए दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था कि अपनी एक आंतरिक समिति का गठन किया था। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था 1948 में कि एक आंतरिक समिति का गठन किया, ठीक है, जिसके 3 सदस्य थे, ठीक है। कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, ठीक है। इस समिति ने अप्रैल 1949 में क्या किया था कि अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस समिति ने 1949 में क्या किया कि अपनी रिपोर्ट सौंप दी, किसको? और इसने यह माना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इस समिति ने भी इस बात को माना कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, फिर से बनाने का जो बात करें, वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किंतु मद्रास राज्य में आंदोलन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी आंदोलन को लेकर अगर 2 आदमी आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन को उतना सीरियस नहीं ले जाता है, लेकिन वही आंदोलन को अगर 500 लोग करते हैं तो सरकार उस पर विशेष ध्यान देती है, ठीक है। तो मद्रास में भी क्या हो रहा था कि यही आंदोलन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और एक गांधीवादी नेता पोटी श्री रामालू ने, एक गांधीवादी नेता थे पोटी श्री रामालू, जो जिनका नाम था, अलग राज्य की मांग को लेकर आम्र अनशन पर बैठ गए थे, ठीक है। पोटी श्री रामालू, अब आपको समझ में आया होगा जो आपको मैंने बताया था कि पोटी श्री रामालू आम्र अनशन पर क्यों बैठ गए, तो आपको पता चल गया कि वो भाषा के आधार पर अपने राज्य को बनाना चाहते थे, कि इसीलिए वो आम्र अनशन पर प्रारंभ कर दिया, उन्होंने प्रारंभ कर दिया, यानी कि बैठ गए। और उनका जो आम्र अनशन था वो 56 दिनों तक चला था, ठीक है। और 56 दिनों तक आम्र अनशन किए जाने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 56 दिन का आम्र अनशन किए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था? भाषा के आधार पर क्या हुआ? भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। दिसंबर 1953 में क्या हुआ था? दिसंबर जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जब गठन हो गया, उसके बाद दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। अभी फजल अली आयोग का गठन क्यों किया गया और इसको बनाने का पीछे का मेन मुद्दा क्या था फजल अली आयोग का, और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति थे और ये क्या क्या काम करते थे? फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसके 2 अन्य सदस्य के.एम. पनिकर और H.N. कुंजरू थे, ठीक है। 2 सदस्य जो थे के.एम. पनिकर और H.G. कुंजरू थे फजल अली आयोग के, ठीक है। इस आयोग ने 1955 यानी 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 1955 में ये क्या किया? अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसने 4 प्रमुख कारकों की पहचान की जिसके आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये जो फजल अली आयोग था, इन्होंने कुछ ऐसा चीज देखा जिसके आधार पर राज्य का मतलब कि निर्माण किया जा सकता है, कि अगर कोई ऐसा कारक है जिसके वो कारक प्रमुख है, उसी के आधार पर राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इन्होंने 4 ऐसे कारकों को देखा, अगर 4 ऐसे कारक हो तो उस राज्य को राष्ट्र का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है।
तो वो कौन कौन से 4 कारक थे? ठीक है, पहला तो चीज देखते हैं कि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, देश की क्या है, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए। और दूसरा चीज है भाषाई और संस्कृति एक रूपता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, भाषाई और संस्कृति एक रूपता को बनाए रखने के लिए। अगर भाषाई और संस्कृति एक रूपता उसमें ज्यादा है तो उस देश को एक राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाएगा। अलग भाषा के आधार पर या जो भी संस्कृति के आधार पर अगर ज्यादा मात्रा में है वहां पे ये संस्कृति, तो वहां पे उसी संस्कृति से उसके नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया जाएगा, ठीक है। वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है, वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य और संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों का कल्याण अर्थात आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति के आयोग ने सिफारिश की, ठीक है। और क्या हुआ कि प्रत्येक राज्य और संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों का कल्याण के लिए क्या हुआ, आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दे दी, ठीक है। राज्यों ने क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन यानी फिर से बनाने की स्वीकृति दे दी, ठीक है। और आयोग ने क्या किया, सिफारिश क्या किया कि कौन आयोग, फजल अली आयोग सिफारिश की कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उन्होंने सिफारिश किया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक है। 1 नवंबर, ये मैं आपको ये बता दें, यहाँ पे ध्यान नहीं जाएगा आपका क्योंकि ये नागरिकता से रिलेटेड है और जो पढ़ना है आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, ठीक है। 14 राज्य और कितना 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसमें मुख्य आधार पर भाषा को माना गया, ठीक है। इसमें मुख्य आधार क्या माना गया, तो भाषा को माना गया, ठीक है। क्या किया गया, 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया जिसमें मुख्य आधार पर भाषा को माना गया, ठीक है। तो दोस्तों